हेलो एवरीवन, आज मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन पेपर कोड 430/4/1 का सेक्शन बी, सी एंड डी। तो इनके सभी आंसर्स को आप देख लीजिए। आपके जो एग्जाम होने वाला है अभी जल्दी, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन को देखिए और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वैसे ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सेक्शन बी में हमारा जो क्वेश्चन है 21, शो दैट 45 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0, n being a natural number, write the prime number a which on multiplying with 45 raised to the power n makes the product end with digit 0. So पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि 45 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो 45 हमारा होता है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये बनेगा आपका 45 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 5 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसके फैक्टर बनने हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू द पावर n। और n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब हमारा 1 2 3 कोई भी नंबर आप रख लीजिए। तो ये नंबर हमारा जीरो से एंड नहीं होगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इट डज नॉट एंड्स विद डिजिट जीरो। ओके, क्योंकि जीरो से एंड होने के लिए फैक्टर के पास 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां लिख देना है टू एंड विद डिजिट जीरो। फैक्टर्स क्या होने चाहिए? फैक्टर हैव, प्राइम फैक्टर हैव, आप पूरा बोलेंगे, प्राइम फैक्टर हैव 2 एंड 5 बोथ। बट यहां पे सिर्फ कौन है? 5 है ना, तो आपको 2 और चाहिए होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब उन्होंने पूछा अगर इसको जीरो बनाना है तो क्या होना चाहिए? वो ए प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? तो मैंने बताया ना 5 तो है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ए जो है वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, क्योंकि जब ये 2 के साथ मिल जाएगा तो 5 2 10 हो जाएगा और 0 मिल जाएगा। ओके, तो जो हमारा ए है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 2 आपको बता देनी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको ऐसे ही करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बोलता है कि एंड विद डिजिट 0, तो आपको चेक कर लेना है फैक्टर। अगर फैक्टर के पास 5 और 2 है तो वो 0 से एंड होगा। अगर 5 और 2 में से कोई भी एक नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे प्राइम फैक्टर बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, पॉइंट P x, 0 divides the line segment joining the points 2, 8 and -3, 5 in certain ratio. Find ratio and value of x. तो यहां पर आपको एक पॉइंट है P जो कि डिवाइड कर रहा है हमारा x 2, 8 को और -3, -5 को। ओके, और जो P है उसके पॉइंट है आपके x, 0। आपको बताना क्या है? एक तो रेशियो बताना है, तो जब रेशियो बताना तो आप k रेशियो 1 मान लेते हैं। ओके, और बाद में x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब जिस भी पॉइंट को ये डिवाइड करता है उनको हम x1 y1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं x2 y2, और ये हमारा होता है x और y। ओके, अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपसे रेशियो पूछे, x की वैल्यू ना पूछे और कोई एक जीरो दिया हो, जैसे ये जीरो दिया हो, ये जीरो दिया हो, तो हमेशा जीरो वाले के बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब रेशियो सीधा आ जाएगा। ओके, अभी दिखाता हूं मैं कैसे। तो ये जीरो किसके बराबर है? y वाले पार्ट के बराबर है ना। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। ध्यान रखें 1 के साथ 2 होना चाहिए। ठीक है, आप m2 को आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 2 के साथ 1 होना चाहिए। ठीक है, और 1 के साथ 2, और नीचे आएगा m1 प्लस m2। m1 m2 कौन है? ये हमारे जो रेशियो है m1 और m2। अब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे। m1 हमारा k है, y2 हमारा -5 है, m2 हमारा यहाँ पे 1 है, और y1 हमारा 8 है, और डिवाइड में k प्लस 1 है। देखिए ये इधर से जाके डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 हो जाएगा। सामने बचेगा -5k इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद, और यहाँ बचेगा 8, और -5 को इधर भेज दीजिए तो +5k हो जाएगा, और k इक्वल टू हो जाएगा 8/5। तो रेशियो आ चुका है 8/5, मतलब ये m1 8 है और m2 5। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बताया जीरो वाला क्वेश्चन अगर आता है, किसी के पास भी जीरो, अगर x की वैल्यू 0 होती तो x के बराबर रखते, बट यहाँ y की वैल्यू 0 थी तो y के बराबर रखा। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब k की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमारे पास दोनों m1 m2 की वैल्यू आ चुकी है, तो m1 की वैल्यू है 8, x2 की वैल्यू है हमारे पास -3,
M2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 8 प्लस 5 तो ये जाएगा हमारा 8 थ्री ज़ा माइनस का 24 5 टू ज़ा 10 अपॉन 13 और 24 में से 10 गया तो माइनस 14 अपॉन 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, M2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 कैसे आ गया, क्योंकि K का जो रेशियो है 8/5 तो यही जो हमारे पास मिलता है M1 और M2 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। उस समय तो हमने K रेशियो 1 माना था, तो K की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे ना अपॉन करके तो ये 1 हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है a coin is dropped at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with radius 0.7? तो इस सर्कल के अंदर ये लैंड करेगा जिसका रेडियस है 0.7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, वो होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवर में हमें सर्कल चाहिए, क्योंकि यहाँ एरियाज है सर्कल, जब भी आपको यहाँ पर कोई फिगर दे दे, ठीक है, जो कि सर्कल रेक्टेंगल इस टाइप से और प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आप एरिया यूज करेंगे। तो फेवरेबल में हमारे पास कौन है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और टोटल कौन है, टोटल ये बड़ा वाला पार्ट है जो कि एक रेक्टेंगल है, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं जो कि होती है 22/7। रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.7, उसको भी रख देते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार, अपॉन लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू है 3 और 2। ओके, जो वैल्यू कैंसिल होगी उसको कट कर देंगे, बाकी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 से कट गया ये 11 टाइम्स, और पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, एक और पॉइंट आया तो नीचे 0 बढ़ा दिया। ओके, ऊपर बचा 7 इंटू 7, और कौन थे, 7 और 3 भी रह गए थे नीचे, वो भी लिख देते हैं। 7 से 7 कट गया, फाइनली हमारे पास जो आया है वो बचा है 11 इंटू 7 77, और 10 100 इंटू 3 हो गया हमारा 300। तो 77/300 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा, ध्यान रहे बस यहाँ पे आपको एरिया यूज कर लेना है। नेक्स्ट, इसी का और पार्ट है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई में हमारे 6 नंबर्स होते हैं, अगर ये कभी भी ट्वाइस मतलब 2 बार फेंकी जाए या 2 डाइस को फेंका जाए तो जो इसके केस बनेंगे, ध्यान रहे वो 36 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 3। डिफरेंस मतलब माइनस, 2 नंबर जो आएंगे जैसे 1 1 1 2 ये आते हैं ना, तो ये आउटकम्स होते हैं, तो इनका डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 वाली लाइन में 3 का डिफरेंस कहाँ मिलेगा, जब हमारे पास होगा 1 और 4, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करो तो 3 मिलेगा ना, तो 1 की लाइन में ये होता है। 2 की लाइन में कौन सा होगा, तो 2 और 5, क्योंकि 5 में से 2 गया 3 होता है। 3 की लाइन में अगर देखा जाए तो 6 और 3 हो गया। ओके, 4 की लाइन में देखा जाए तो 4 और 1 हो गया। ओके, 5 की लाइन में देखा जाए तो 5 और 2 हो गया, और 6 की लाइन में देखा जाए तो 6 और 3। यहाँ पे मैंने 3 और 6 लिखना चाहिए था, ठीक है, ध्यान रहे। तो इन 6 केस पर आपको डिफरेंस 3 मिलता है, क्योंकि आप माइनस करें इनको तो आपको 3 तो मिलेगा, तो उसने यही बोला है। तो 6 अपॉन में टोटल आता है तो 36, तो कैंसिल होगा 1/6, तो ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट, सम इज 8। सम मतलब ऐड, ऐड करने पे 8 बनता हो, तो 1 की लाइन में लास्ट होता है 1 और 6, अब इसका सम तो 7 आता है, हमको नहीं चाहिए। ओके, 2 से स्टार्ट होगा 8 का सम, क्योंकि 2 और 6 लास्ट होता है 2 और 6। 2 वाला केस क्या होता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 2 और 6 का एडिशन होता है 8। 3 में होता है 3 और 5, 4 में होता है 4 और 4, 5 में होता है 5 और 3, और 6 में 6 और 2। तो ये 5 केस मिल रहे हैं जिस पर आपको 8 का सम मिल रहा है, तो 5/36 ये कैंसिल नहीं होगा, तो 5/36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 23 क्वेश्चन था, काफी इजी था, बस ध्यान से आपको करना है। ओके, 2 डाइस का केस आया या 1 डाइस का केस आया, समझ के। नेक्स्ट है आपका, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the 2 points of the contact at the center। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत इजी भी है। आपको एक सर्कल है और यहाँ से आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचती है, पता ही है हमें। अब हमसे क्या रखा है, यहाँ पर जो एंगल है एक्सटर्नल पॉइंट पे से जो टेंजेंट हो रही है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, और जो रेडियस को जोड़ने वाला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला लाइन है, ये और ये, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर।
तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर हम इसको पी क्यू माने और ओ है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन ये है ना दो, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ये सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 180 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 आ गया तो हमें सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो हमको पता है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है ये वाला पार्ट, यहाँ पे 90 का एंगल होता है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये टेंजेंट के बीच में यहाँ भी 90 बनेगा। ओके, तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड होती है। ओके, वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। बस अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 और इसको बोलते हैं एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस वो दोनों एंगल है 90 90 और इन सब का सम हो गया 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हो गया 180 डिग्री, ये प्लस का 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 180 माइनस किया तो 1 + 2 = आ गया 180 डिग्री। अब आपको यही बताना था कि ये दोनों जो एंगल हैं 1 और 2 ये सप्लीमेंट्री होंगे, तो हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो चुका है कि एंगल्स का सम 180 आ चुका है, यही प्रूफ करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आए तो इस तरीके से इसको कर दीजिएगा। इसका भी और पार्ट है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो जो टेंजेंट होती है हमारी सर्कल पे, ओके, वो भी कहाँ पे, इसके डायमीटर के एंड्स पे। अब डायमीटर क्या है, देखिए डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जाने वाली लाइन, सबसे बड़ी जो हमारी कॉर्ड होती है, इसके एंड्स पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी, ये पैरेलल होती है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको हम एक्स वाई नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल होगा ए बी के। कैसे प्रूफ करेंगे, तो अभी हमने बताया ये एक रेडियस है, ये टेंजेंट है, इनके बीच में 90 का एंगल बनेगा, ऐसे नीचे इसके बीच में भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक है, इधर भी 90 बनेगा। आप देख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q। ओके, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ये जो OPY है, एंगल OPY है, उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इधर से देखें तो OQA, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री। अब ये कौन सा पेयर दिखा रहे हैं, ये हमारे अल्टरनेट पेयर को शो कर रहे हैं। तो एंगल OPY इक्वल टू एंगल OQA, दोनों ही 90 हैं। ओके, और ये कौन से एंगल को शो कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो कर रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो तो ये हमारा ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है और ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। अगर आप ऐसे कहते हैं तो भी सही है, वरना आप एक काम कर सकते हैं, देखिए एंगल OPY प्लस एंगल OQB, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इनका सम कितना हो गया, 180। और जब दो लगातार एंगल, कोई भी दो लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल हो और इन दोनों एंगल का सम 180 आ जाए, तो ये पेयर होता है हमारा को इंटीरियर पेयर। और को इंटीरियर पेयर से भी ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई पैरेलल ए बी, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हो जाएगा। तो आप किसी भी एक को कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्या रखा है, एंगल ADE बराबर एंगल ACB। तो ये वाला एंगल ADE इक्वल है ACB के, ये वाले के, ठीक है। अब साथ साथ एक चीज और बता रखी है कि AD/DB बराबर AE/EC। ओके, तो हमने पढ़ रखा है कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT। तो कन्वर्ज ऑफ BPT क्या कहता है, अगर आपका AD/DB का रेशियो, जो हमारी ये साइड्स का रेशियो है, AE/EC की साइड के रेशियो के बराबर आ जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ से बाय कन्वर्ज ऑफ BPT आप बता दोगे, अगर ये गिवन है तो ये हो जाएगा हमारा DE पैरेलल BC। ओके, और जब DE पैरेलल BC हो चुका है तो हमें पता है कि जो ये एंगल है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एंगल D है ADE, एंगल ADE बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। और रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एंगल D है वो इसके बराबर है, तो एंगल ADE ऑलरेडी बराबर दे रखा है एंगल ACB के, ठीक है।
तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ADE है, एक तो ABC के बराबर भी है और ADE ACB के बराबर भी है क्योंकि ये गिवन था, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल ABC भी बराबर होगा ACB के, ऊपर वाले रिजल्ट की वजह से। तो हम आप इक्वेशन 1 और 2 बोल सकते हैं। और हमें पता है जब ये दो एंगल बराबर होते हैं अपोजिट वाले, तो उसकी जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है, ठीक है। तो आप बोल दोगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी से क्या होता है हमारा, अगर एंगल इक्वल आ गए तो साइड्स भी बराबर होती है, हेंस ट्राइंगल ABC एक क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो साइड्स को आप बता दोगे, इससे क्या हो गया, AB बराबर AC, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, काफी इजी है, बस आपको ध्यान से इसको कर देना है। आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी देखिए, इसमें कह रखा है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। तो 6x² प्लस 13x माइनस 5 आप किस फॉर्मूले से करना चाहें कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर करना चाहें, वरना फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है आपका, ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 30, तो आपको मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 13 चाहिए, ओके। तो 10 3 जा 30 अगर हम करते हैं तो 10 और 3 का सम हमको 13 मिलता है, लेकिन 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 नहीं मिलेगा, 30 मिल जाएगा, -30 नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रहे, बहुत बच्चे इस गलती को करते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्या चुनना है, 15 2 जा, और 15 2 जा 30 होता है, और 15 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो 13 भी आ जाएगा, ओके। सो आपको ये वाला नंबर चुनना है। तो आपको पता है कि 2 का साइन माइनस होगा, तब यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 निकालना है इसलिए कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है 3x, अंदर बचा 2x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में भी यही आएगा 2x प्लस 5। लेकिन देखिए दोनों चीज हमारे पास मौजूद है, बस एक चीज नहीं है, साइन। तो साइन आ जाएगा 1 के साथ। अब 3x के साथ 1 को लिख देंगे तो 3x माइनस 1, और एक आया आपका 2x प्लस 5। ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। अब एक एक करके 0 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि 0 निकालना है। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये -1 इधर गया तो +1, और ये 3 डिवाइड में आ गया तो ये अल्फा आ गया। और दूसरे वाले को भी निकाल देते हैं, 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख के, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, ये आ चुका है बीटा। अब अल्फा और बीटा आ चुका है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में जो पहला वाला रूल होता है हमारा सम वाला, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ओके। तो अल्फा आ चुका है 1/3, बीटा आ चुका है -5/2। ए बी और सी क्या है हमारा, तो ए ये होता है, बी ये होता है और सी ये होता है। तो बी है हमारा -30 मतलब 13, और ए है आपका 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, 3 और 2 का एलसीएम, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से नीचे 3 से ऊपर, तो 5 3 जा 15, और प्लस माइनस माइनस, ओके। अब देखिए 15 में से 2 गया -13/6, और यहाँ भी -13/6। तो पहला पार्ट तो हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई कर देते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। इतना पार्ट आप समझ गए होंगे, काफी इजी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट वाला होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A। अब अल्फा कितना है, तो ये हमारा है 1/3, और बीटा कितना है -5/2। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है -5, और ए की वैल्यू है हमारी 6। 5 1 जा 5/6, 5/6। तो ये हमारा हो चुका है वेरीफाई, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे काफी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 पे। इसका ए पार्ट है और वाला है, कोई भी एक करना होता है पेपर में, लेकिन यहाँ पे दोनों करेंगे हम। सम फाइंड करना है, सम मतलब एसएन फाइंड करना है। देखिए सारी वैल्यूज हैं, ये ए है 7, डी निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा A2 में से A1 को। तो A2 है 10 होल 1/2 -7। अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 -7। एलसीएम लीजिए 21, 7 2 जा 14/2, ये जगह 7/2। तो डी की वैल्यू आ गई 7/2, और लास्ट वाली वैल्यू को आप an बोलते हैं, ठीक है।
अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास a भी हो और ए एन भी हो, ये दोनों हो, ठीक है। और n की वैल्यू लेकिन हमें यहाँ नहीं पता है, तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। अब वो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, तो 84 है वैल्यू, ए की वैल्यू है 7, एन हमको नहीं पता, और डी अभी हमने बताया 7/2। 7 इधर जाएगा, माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा n माइनस वन 7/2। सॉल्व करेंगे इसको, तो 84 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 77, n माइनस वन टू 7/2। ओके, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, 77 इंटू 2, और 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ध्यान रहे इस बात का, 7 से 77 कटेगा 11 टाइम्स, 11 टू जा होता है 22, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन आप आराम से करें, जैसे मैं यहाँ पे से समझाने के लिए कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो आप समझ जाएंगे। तो 23 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 23, जो कि आप अब यहाँ पे रख सकते हैं 23/2। ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, जो कि है 7, और ए एन है 84। ओके, तो 23/2, 84 में 7 को ऐड करते हैं, तो ये आपका ऐड करने पे हो जाएगा 7 + 4 हो गया 11, ये हो जाएगा 91। ओके, अब 91 और 23 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो 3, ये हो जाएगा आपका 2093/2। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर था, जैसा कि आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर था, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 0 ज़ा 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1 2 6 ज़ा। ओके, तो 1046 होल 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये भी आपका आंसर है, तो दोनों ही सही हैं, आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट को देखते हैं अब, तभी पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है if the sum of first n terms of AP is given by Sn equal to n/2 2n plus 8, then find its first term common difference and hence find 15th term। okay, तो जब Sn given हो आपका, तो आप कैसे करते हैं, an का तो हमने देखा, an बहुत आसानी से निकल जाता है, n की जगह पे 1 2 3 रख के AP बन जाती है और सॉल्व कर देते हैं। लेकिन Sn के लिए क्या है, वो भी मैं करा चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए, पेपर आने से पहले आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप S1 निकाल लेंगे, जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 1 रख के, ठीक है। तो 2 × 1 + 8, ये हो जाएगा 1/2, तो 8 + 2 हो जाएगा 10, और जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 5। ओके, S1 की वैल्यू 5 आ गई। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बहुत पहले, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो S1 होता है वही हमारा A1 होता है, ठीक है। तो S1 ही A1 होता है, रीज़न क्या था कि जब AP में अगर हम लिखते हैं, मान लो ये AP है, तो ये पहला टर्म A1 होता है, इसका सम भी निकाला जाए तो वही S1 होगा ना, तो ये पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है। अब ऐसे ही S2 निकाल लेते हैं, तो जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 × 2 + 8, 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 + 8 होता है 12। ओके, तो S2 की वैल्यू आ गई है 12। अब ध्यान रहे S2 क्या होता है, S2 होता है सम ऑफ टू टर्म, मतलब A1 और A2 को सम करने पे मिलेगा। तो S2 की वैल्यू होती है A1 + A2 को सम करने पे आपको मिलता है S2। ओके, A1 की वैल्यू मैंने बताया था S1 ही होता है, जो कि 5 था, और A2 हमको नहीं पता, लेकिन S2 हमें पता है 12। इधर जाके माइनस होगा, तो ये A2 की वैल्यू निकल जाएगी 12 - 5, जो कि होती है 7। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हमने करे हैं, ध्यान रखना। तो A2 और A1 आ गया, तो आपको पता है, देखो फर्स्ट टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म हमारा 5 था, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस होता है D, जो कि होता है A2 में से A1 को माइनस करने पे मिलता है। A2 है 7, A1 है 5, तो ये जाएगा 2। ओके, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। अब 15th टर्म निकालना है, 15 टर्म मतलब A15, और A15 खुलता है A + 14D, एक कम हो जाता है, ठीक है। तो A की वैल्यू जो A1 होता है वही A होता है ना, तो A है 5, D की वैल्यू अभी निकली है 2, तो 14 2 ज़ा 28 + 5 33। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन जरूर करके जाइए, AN गिवन हो और SN गिवन हो, दोनों ही करके जाइए, दोनों आपको, दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। आ जाते हैं 28 पर। 28 ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको पता है प्रोसीजर। √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले आप इसको रेशनल मान लेंगे,
और पी अपॉन क्यू के बराबर रखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो वो प्रोसीजर आपको बहुत बार कराया, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 देखिए, आपके बुक से ही क्वेश्चन है ये, बुक में भी दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम दिया हो रहेगा आपको, ओके, और इसके वर्टिसेस दे रखी है जैसे ए बी सी डी। एक है -5, एक है 2, -2, ये है 8, 4 और ये है x, 5। और आपको x और y निकालने के लिए बोलेगा। देखिए, जब भी पैरेललोग्राम का फंडा आता है तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बस पॉइंट ध्यान रखना, बाइसेक्ट करेगा तो आपको क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है मिड पॉइंट वाला। मतलब जैसे ए बी की साइड से देखेंगे आप, और जो सॉरी ए बी कह रहा हूँ, ए सी की साइड से, क्योंकि ए सी हमारा डायगोनल है। तो ए सी की साइड से देखिए और बी डी की साइड से देखिए, दोनों के जो हमारे डायगोनल होंगे, डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने इक्वल लिख रखा है समझाने के लिए बस। वो बाइसेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको x1 y1 बोलूंगा, इसको बोलूंगा x2 y2, और इधर से जब देखूंगा तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ध्यान रहे। तो जब AC की साइड से देखेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा जो होता है मिड पॉइंट वाला क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। ध्यान रहे, m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाती है तो फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम x के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, x1 है -5, x2 है 8/2, कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ध्यान रखना x और y, ऐसे इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x और y के। और y के लिए हो जाएगा, y1 की वैल्यू y है, प्लस, ओके, ये दूसरी साइड है आपका 4/2, ओके। सेम बी डी के लिए भी यही सॉल्व करेंगे, x1 है 2 प्लस x/2, कॉमा, y के लिए सॉल्व करेंगे -2 प्लस 5/2, ओके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान रहे, बस आपको कंपेयर कर देना है, इसको, इसके x को इससे, क्योंकि सेम होता है, और इसके y को इससे। तो जब आप ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे, आप अलग अलग ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रहे। तो ये कंपेयर होगा, कंपेयर मतलब इक्वल करके, 2 प्लस x/2 से, 2 से 2 कैंसिल, 8 में से 5 गया, 3 आया, और प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से y को भी हम देख लेते हैं। तो y वाला क्या है हमारा, y प्लस 4/2, ये कंपेयर हो रहा है -2 प्लस 5/2 से, 2 से 2 कैंसिल, y प्लस 4 इक्वल टू, 5 में से 2 गया 3, प्लस का 4 इधर आ गया तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3 - 4 ये हो गया -1, ओके। तो हमारा x और y का वैल्यू आ चुका है। बस आपको यही काम करना है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देख के जाइए, ठीक है, पैरेललोग्राम वाले पार्ट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो और पार्ट करना पड़ेगा। इसका बी पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, ए के वर्टिसेस दे रखे हैं 6, -3, बी के हैं 0, 5 और सी के हैं -2, 1, ओके। और पॉइंट पी 3, 1 और क्यू है 2, -1 लाई ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। चेक करना है हमें ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, ए के पॉइंट है 6, -3, बी है 0, 5 और सी है आपका -2, 1, ओके। पी हमारा लाई कर रहा है ए बी पर, ऐसा बोला गया, देखिए, तो हम इसको पी बोल देते हैं, और क्यू लाई कर रहा है ए सी पर। इनके भी पॉइंट्स हैं तो इनको भी लिख देते हैं। तो पी के पॉइंट है 3, 1 और क्यू के पॉइंट है 2, -1, ओके। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। पहले हम चेक करेंगे ए पी अपॉन पी बी। तो ए पी की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज ए पी एक डिस्टेंस है ना। ए पी अपॉन पी बी सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज़ लगेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ध्यान रहे, आप पहले ही लिख लीजिए ऊपर स्टार्टिंग में, जिससे आपको बार बार लिखना ना पड़े, जिससे कि टीचर को पता रहे, जो चेक करे कि आपको ये आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है x2 - x1 होल स्क्वायर रूट के अंदर, और y2 - y1 होल स्क्वायर। बस अब आपको वैल्यूज रख रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो जैसे जब ए पी के लिए देखेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब y1 खुद में माइनस का है तो प्लस बन जाता है, ठीक है, जब दो माइनस एक साथ आएंगे तो प्लस बन जाएगा, अपॉन पी बी की वैल्यू देखते हैं। अब आप ऊपर x2 को फिक्स रखिए, चाहे तो इसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, और दूसरा 1 माइनस 5। ओके, आप फिक्स रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बदल भी सकते हैं। तो 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 3 में से 6 गया, माइनस 3, 3 प्लस 1 4, नीचे 3 माइनस 0 3, और ये हो गया माइनस 4। ओके, ये रूट है आपका दोनों। यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, नीचे भी 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 16, माइनस का प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 25, नीचे भी आ गया 25, ये होता है 5 का, तो 5.5 वैल्यू आ गई 1। ओके, कट करके। अब यही चीज आपको देखना है ए क्यू और क्यू सी के लिए। अब जब ए क्यू और क्यू सी के लिए देखेंगे तो आपको यहाँ पर वही x1 y1, इसको x2 y2 कर लीजिए, और इसको फिक्स रखिए, इसको x1 y1 कर लीजिए, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, फॉर्मूला हमारे पास है ही। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, फिर से माइनस आ गया तो प्लस होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में। नीचे x2 माइनस x1, फिर से यहाँ प्लस आ जाएगा, और y2 माइनस y1। ओके, तो 6 में से 2 को गया तो माइनस 4 आएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और नीचे भी यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया, और -1 -1 -2 हो गया। ओके, रूट ध्यान रखें, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ भी देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये जाएगा 20, रूट 20 ऊपर भी आ गया, रूट 20 नीचे भी आ गया, कट करके 1 ही आ जाएगा, सेम आ रहा है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर साइड का रेशियो भी 1 आ रहा है सॉल्व करके, इधर का भी 1 आ रहा है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आपको हेंस प्रूव करके लिख देना है। ओके, बस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtend angle 60 at the center O, find the area of shaded region। ओके, मैंने सारे एंगल वाले क्वेश्चन करा रखे, अगर 60 दिया हो, 30 दिया हो, या 120 दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या चीज करनी है वहां पे, मतलब यहाँ 90 दिया हो, 30 और इनके लिए तो आपका नहीं लगेगा, वो आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो 60 का एंगल जब भी दिया हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ध्यान रखें। 90 का एंगल अगर सेंटर पे दिया हो तो राइट ट्राइंगल होता है, जो कि आप डायरेक्ट यूज करेंगे। और 120 के लिए प्रोसीजर हमने अलग बताया था, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये तीनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ 60 दिया है, जैसा कि बताया मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल लग जाएगा। ओके, ये आपको 10 और 10 दे रखा है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, ये वाला। तो टोटल एरिया जो कि एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसा कि अभी बताया। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू जैसा बताया गया है कि हमें 3.14 रखना है, और आर है आपके पास 10, माइनस √3 की वैल्यू 1.73, और साइड भी यहाँ पे 10 ही होगी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं। आप डायरेक्टली करिए, ध्यान रखिए, अगर हमें 60 का एंगल दिया हो तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ आगे देखिए, अब यहाँ पर बचा है हमारा 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम कैंसिल। ओके, बाकी और भी कैंसिल हो सकता है, तो 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, तो फाइनली 157 और अपॉन में 3, माइनस यहाँ बचा 173 अपॉन में 4। ओके, आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये जाएगा 12, 4 से नीचे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 628, यहाँ पे 3 से करेंगे 9, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 यहाँ बचा आपके पास 1 0 हो जाएगा, ये 109/12। ओके, 109/12 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये एरिया आ चुका है फाइनली। ओके, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 12 की टेबल आप पढ़ लीजिए। तो 12 9 ज़ा 108, 1 बचेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 12 की टेबल में 12 8 ज़ा, ठीक है, 96, तो ये हो जाएगा हमारा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 31। ये आपका प्रूफ करने वाला है अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इस पे सर्कल इसकी बाउंड्रीज को टच कर रहा है अंदर से। ध्यान रहे सर्कमस्क्राइब का मतलब यही होगा अगर सर्कल दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, तो जो ए बी वाली साइड है और डी सी साइड है, या आप इधर से देख लीजिए ए डी या बी सी, कोई भी एक पेयर आप ले लीजिए, वो आपका सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। मतलब जैसे ए ओ बी है और ये सी ओ डी है, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ए ओ बी सी ओ डी का सम 180 होगा। लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा ए ओ डी है और बी ओ सी है, इसका सम भी 180 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक प्रूफ कर लीजिए काफी है। सो आई होप समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि सम जिसका 180 होता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, कुछ ये ऐसे होगा। ठीक, अब टच कर रहा है तो इन पॉइंट्स को हम ऐसे बना देते हैं, नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ये सेंटर है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ज्वाइन कर देना है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर और एस। तो ज्वाइन कर देना सेंटर के साथ सबको, ज्वाइन ओ विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी क्यू आर एस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा और ये इससे ज्वाइन होगा। इनको ज्वाइन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से कुछ पार्ट मिलेंगे। आप एक पार्ट को उठा लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने एस ओ आर, ये वाला में हो गया डी। ओके, इनको ले लेना, ये एंगल के नाम रख देना 1 2, फिर जाएगा 3 4 5 6 और 7 8। तो अभी ये एंगल है 1 और 2। ऑलरेडी आप इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं। देखिए आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट से टेंजेंट सेम होती है, इक्वल होती है, तो आप इसमें लिख देंगे इन ट्राइंगल डी ओ एस एंड ट्राइंगल डी ओ आर। इसको बस कॉन्ग्रुएंट करते चले जाइए। तो ये हमारे जो है डी एस इक्वल टू डी आर, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम डी, आउटर पॉइंट से टेंजेंट सेम होती है ना। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, ये 90 वाला पार्ट भी बता देते हैं कि जो हमारा एंगल है डी एस ओ या ओ एस डी बराबर डी आर ओ ईच 90। ओके, रीजन हमें पता ही है, और ओ डी यहाँ पर कॉमन है, तो ओ डी बराबर ओ डी। ओके, तो क्या क्या हमने ले लिया, ये साइड ले ली, ये साइड ले ली और 90 ले लिया। तो राइट हाइपोटेनस साइड बाय आर एच एस ट्राइंगल डी ओ एस कॉन्ग्रेंट आ गया डी ओ आर के। ओके, तो डी ओ आर के कॉन्ग्रेंट आ गया, और जब कॉन्ग्रेंट आ गया तो सी पी सी टी से ये दोनों एंगल बराबर जाएंगे। तो बाय सी पी सी टी एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब यही सारा काम आपको औरों के लिए भी करना है, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, बट आप ये दोबारा नहीं करेंगे, तो बस आपको लिख देना सिमिलरली, क्योंकि यही चीजें आप आगे भी फॉलो होंगी। सिमिलरली अब आपको लिख देना है एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। ओके, इनको इक्वेशन मान लीजिए। अब बस इतना पार्ट करने के बाद आपको पता है कि एक पूरा सर्कल हमारा कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये पूरा एक सर्कल कवर कर रहा है ना, तो आपको लिखना है वी नो, हमें पता है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब मिलके पूरा एक क्या बना रहा है, सर्कल, और जिसका सम होता है 360, ये पूरा एंगल। अब जो चाहिए वो रखिए और जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। जैसे कि मेरे को ए ओ बी चाहिए था, ए ओ बी, तो ए ओ बी में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, 6 7
और एक चाहिए COD। अगर मैं इधर साइड देख रहा हूँ, अगर मुझे ये वाली साइड देखनी है तो 6 7 और 2 और 3 चाहिए। तो 2 3 को रखना है और 6 7 को रखना है, बाकी को रिप्लेस कर देंगे। तो 1 रिप्लेस होगा 2 से, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। ओके, 2 को तो रखना है, 3 को रखना है। 4 रिप्लेस होगा 3 से, तो ये 3 से हो गया। ओके, 5 रिप्लेस होगा 6 से, क्योंकि 6 भी रखना है, ये 6 ऐसे ही रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, और 8 को रिप्लेस कर देंगे 7 से। आई होप समझ गए होंगे आप। नाउ ये सब कितनी कितनी बार हो गया, 2 भी हमारा 2 टाइम्स हो गया। 4 मत कर देना, वो एंगल है, ठीक है, ध्यान रहे। 2 टाइम्स 2 हो गया, 2 टाइम्स 3 हो गया, 2 टाइम्स 6 हो गया, और 2 टाइम्स 7 हो गया। अब ये सब 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन हो गया, अंदर बचा 2 + 3 + 6 + 7, और यहाँ पे हो जाएगा 360। अब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 6 + एंगल 7 बराबर 360/2, ये आ गया 180। अब देखिए 2 और 3 का सम, जो एंगल 2 और 3 है इसका सम ही हमारा क्या है, DOC या COD। ओके, तो हो जाएगा COD, एंगल COD। और 6 और 7 का सम ही हमारा क्या है, AOB। ये हो जाएगा AOB बराबर 180। और ये हमको प्रूफ करना था, इसको सीधा करके लिख दीजिए। और यही अगर आप दूसरी साइड से करते, अगर मान लीजिए आपको ये वाली साइड लेनी पड़ती, इधर साइड, ये वाली साइड भी आप ले सकते हैं, तो इधर साइड के लिए आपको लेना होता है 8 और 1 को, और 5 और 4 को, तब आप इनको रखते और उनको रिप्लेस करते। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ऐसे लिख देना है। अगर आप बता देंगे सिमिलरली, जैसे हमने AOB और COD बताया, वैसे यहाँ से AOD प्लस BOC बता देंगे, ठीक है, उसका सम भी हमारा 180 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। 10th चैप्टर का है हमारा, आप उसके जाके सीधे देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत आराम से बताया है, आप उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं सेक्शन डी को। सेक्शन डी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है p² x² + p² - q² x - q² = 0, जो हमें बताना है डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो डी होता है हमारा b² - 4ac। ओके, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा बताता हूँ मैं। ये होता है हमारा a, ये होता है b, x का कोएफिशिएंट, और ये होता है c। वैल्यू रख देते हैं, तो ये है p² - q² होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। a की वैल्यू है p² और c की वैल्यू है -q²। ओके, ध्यान रहे। अब होल स्क्वायर लगा है तो इसको ओपन करेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a² + b² - 2ab। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4p² q² हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा हमारा p⁴ q⁴ माइनस का 2 और प्लस का 4, देखिए सेम ही है, तो 4 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 2 प्लस पॉजिटिव। ओके, अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये a² है, ये b² है, क्योंकि ये a² की फॉर्म में है, ये b² की फॉर्म में, और ये 2ab की तरह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा कि उसमें बताया गया था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, आपको यही प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, इक्वेशन x की है तो x का इक्वल रखते हैं, -b ± √b² - 4ac/2 है, ठीक है। ये सॉल्व कर देना है, तो b की वैल्यू जैसा कि लिखा है p² - q², ये अभी हमने सॉल्व किया, मैं उसको दोबारा वही लिख देता हूँ, सीधे सीधे p² + q² का होल स्क्वायर। ओके, जब आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके तो आप दोबारा क्यों करेंगे। और 2a हमारा p²। ओके, अब एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस को, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जब रूट के बाहर देखो, होल स्क्वायर जब भी हो रहा हो, कोई नंबर आपका स्क्वायर है ऊपर रूट है, तो आपको पता है कि ये नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका -p² + q², माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, प्लस माइनस, और ये बाहर आके p² + q² बचेगा, क्योंकि
ऊपर का स्क्वायर हट चुका है और नीचे आपका है 2p²। अब इसके 2 रूट बनते हैं, तभी यहाँ प्लस माइनस लिखा होता है। उसको सॉल्व कर लेते हैं एक-एक करके। पहली बार हम सॉल्व करेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ, ठीक है, प्लस लेके। तो p² प्लस q² अपॉन 2p², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो q² अगर 2q² अपॉन 2p², ये दोनों कट गया, तो आ गया हमारा q² अपॉन p², पहला रूट। सेकेंड रूट में हम इसको माइनस ले लेंगे, तो p² प्लस q² माइनस, देखिए जब माइनस लेंगे तो अंदर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस फिर से होगा तो माइनस, ओके, ध्यान रहे, अपॉन 2p²। इस बार ये कैंसिल हो गया, माइनस पी और माइनस पी हो गया माइनस 2p² अपॉन 2p², ये दोनों कैंसिल हो गए, फाइनली आया -1। तो सेकंड वाला हमारा आ चुका है -1, ओके। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। एक आ गया हमारा ये रूट और एक आ गया ये रूट, ओके। तो ये हमारा आंसर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके और वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ क्या रखा है, 3 consecutive positive integers are such that sum of the square of smallest and product of other two is 67. Find the number using quadratic equation। अच्छा, quadratic equation सॉल्व करके आपको बताना है कौन कौन से नंबर होंगे। तो देखिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक x है तो अगला उसमें एक जोड़ के मिलेगा और उसमें अगला जोड़ के, ठीक है, तीसरा मिल जाएगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे हो जाएंगे। अब बोला क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यही होगा उसका स्क्वायर, और सम, ठीक है, इसका सम किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। एक है आपका x+1 और दूसरा x+2, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और पहले वाले का स्क्वायर, इनका सम कितना दे रखा है 67। जैसा बोला हमने वैसे किया। इसको सॉल्व करेंगे, x की x से कराई, x की 2 से कराई, x की 1 से कराई और 2 की 1 से कराई, ठीक है, ये आपको पता है। ये हो जाएगा 2x², 3x, 67 इधर आया, इक्वल में 0, 2x² प्लस 3x माइनस 65 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ चुका है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इन्होंने बोला है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। फैक्ट, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -b, तो ये है हमारा -b, b² माइनस 4ac है 65 अपॉन 2a, ओके। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। -3, 3 का स्क्वायर 9, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। वो इसको सॉल्व करते हैं, 65 4 जा 65, पहले 4 जा कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 260 आ गया और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा आपका 520 अपॉन 4, -3 प्लस माइनस ये 529 अपॉन 4। 529 आपको पता होना चाहिए किसका होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप इसके फैक्टर निकाल के इसको देख लेंगे। कैसे करेंगे, आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं 529 के, ठीक है। तो ये हमारा होता है 23 का, ओके। 23 की टेबल में ही आता है 23, 23 जा 23 1 जा। तो आपको पता होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर आप याद करें, स्क्वायर रूट 23 अपॉन, ये हो गया 4। एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस का सॉल्व करते हैं। तो -3 प्लस 23 अपॉन 4, तो ये 20 अपॉन 4 जो कि आ गया 5, और एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -26 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 जा और 2 13 जा, तो -13 अपॉन 2, तो एक रूट ये आया और एक आया 5, ओके। क्योंकि ये हमारा नेगेटिव रूट है और हमें पॉजिटिव ही रखने नंबर, हमें पॉजिटिव बोला गया तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास एक नंबर आ गया 5, जैसा कि यहाँ बताया गया 5, उसमें एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 6, अगला उसके आगे 7, तो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आ जाते हैं 33 पे, ओके। मीन को मैं इसके बाद निकालूंगा, पहले मैं मोड निकाल देता हूँ। मोड काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और पहले पता होना चाहिए मोड में करना क्या होता है। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो कि होता है आपका F1, ओके। उसके पीछे वाली को F0 बोलते हैं, उसके आगे वाली को F2 बोलते हैं। पहले सबको पॉइंट कर लेंगे। ये होता है आपका लोअर लिमिट L और H होता है गैप, जो कि है 5 इनका। और फॉर्मूला क्या होता है मोड का,
वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L अभी बताया 25, F1 17, 16, 2 इंटू 17 माइनस 16 माइनस 4 और गैप है 5। 25 प्लस ये हो गया 1 34 और ये हो गया 20। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 अपॉन 14 इंटू 5। 25 प्लस 5 वन ज़ा 5, 5 अपॉन 14 आ रहा है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 25 की 14 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, 5 20, ये हो जाएगा आपका 350। तो 350 प्लस 5 अपॉन 14, तो 355 अपॉन 14। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, आपका 25.35। ओके, फाइनल आंसर आ चुका है 25.35। तो इस तरीके से आप इसका मोड निकाल लेंगे। अब मीन निकालने के लिए आप किस मेथड का यूज़ करते हैं आपके ऊपर है डिपेंड। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि किस मेथड को यूज़ करें। देखिए मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर नंबर छोटे हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले एक्स आई होता है क्लास मार्क, इन दोनों के बीच का नंबर। ओके, अब बीच के नंबर अगर डायरेक्टली मिलता है तो डायरेक्ट कर दे सकते, 10 और 20 के बीच में 15 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 15 और 20 के बीच में नंबर पूछा है तो वो पॉइंट में आएगा। चाहे आप चेक कर लीजिए कैसे निकलता है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो ये 35 को आधा करते हैं तो 17.5 आएगा। तो देखिए 17.5, ध्यान से करें। ऐसे नेक्स्ट, और आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आपको आइडिया चाहिए तो एक आइडिया देता हूँ। 15 के बाद 17 कितने ऊपर आ रहा है, 2.5। 15 के बाद जोड़ लीजिए, 15 के बाद 16, 17 और फिर आगे 0.5। तो 2 पॉइंट, हर नंबर में फिर यही चीज़ होती है फॉलो। ओके, ऑलरेडी जब ये मैंने चैप्टर कराया है तो उसमें ये पॉइंट्स बताए हैं, देख लीजिए उसे। तो सारे नंबर्स लिख देते हैं एक एक करके। 17.5, 20 के ऊपर 2, 22.5, 25 के ऊपर 27.5, 32.5, 37.5, 42.5। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है जो कि है 6, 16, 17, 4, 5, 2। ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि पॉइंट है तो हम इसको दूसरी मेथड से करते हैं जो कि हमारी है स्टेप डिविएशन, जिसमें हमें डी आई निकालना होता है। डी आई कैसे निकलता है, पहले आप एक्स आई में से कोई एक वैल्यू चुन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। तो एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं तो ए हमारा क्या होता है, ए कोई भी एक वैल्यू चुन लीजिए, लेकिन कोशिश करिए हमेशा मिड वैल्यू चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मिड में 2 नंबर आ रहे हैं तो कोई भी एक चुन लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको चुन लिया, ये आपका ए हो जाएगा। ओके, स्टेप डिविएशन। अब एक्स आई में से इसको माइनस करिए, तो 17 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -10। ध्यान रखें 17 में से माइनस कर रहे हैं, ऊपर के नंबर माइनस होंगे, ठीक है। 22 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5, खुद से माइनस करेंगे 0। अब नीचे से नंबर माइनस होगा तो बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो प्लस का 5, प्लस का 10 और प्लस का 15। ओके, अब स्टेप डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें यूज होता है FIDI। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 10 6 ज़ा 60, 16 5 ज़ा देगा आपका 80, और उसके बाद 0 20 50 30। बस को सॉल्व कर दीजिए। तो 60 और 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ अभी भी 10 बचेगा। 10 और 20 को करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा पॉजिटिव। 30 प्लस 10 होता है 40, और माइनस का 80 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी फाइनली हमारे पास -40 बचा रहेगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं मीन का। मीन जो होता है एक्स बार, स्टेप डिवीजन के फॉर्मूले में होता है हमारा a प्लस FIDI अपॉन सिग्मा FI। ओके, ए की वैल्यू हमने चुनी थी 27.5, FIDI आ चुका है -40, और FI हमारा जो इनका सम है, नंबर नहीं दिए तो टोटल कर लेंगे, 16 6 22, 22 और 17 होता है हमारा 39, 39 में 4 जोड़े 43, 43 में 5 जोड़े 48, और ये हो जाएगा 50। टोटल 50 नंबर है, ठीक है। कट करते हैं तो 0 से 0 कटा, 27.5 प्लस माइनस माइनस 4/5 आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.8। तो 27.5 में से 0.8 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,
26.7 6.7 ओके, ये फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, 34 क्वेश्चन को देखते हैं। 34 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये तो आपने कई बार कर रखा है, ठीक है, इसको मैंने बहुत बार बता दिया है कि आपका इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, ठीक है, जो कि आपके थेल्स थ्योरम में बीपीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर करके जाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। बाकी आपको हर बार ये पेपर जब आप उठाते हैं प्रीवियस ईयर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए बी पार्ट को हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू पैरेलल बी सी, प्रूव दैट मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही ध्यान से करिए, समझ लीजिए, बहुत आसानी समझ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हमारे ए बी और ए सी में है रिस्पेक्टिवली, पी क्यू हमारा पैरेलल दे रखा है बी सी के, ओके, गिवन है। आपको एक चीज बतानी है कि जो हमारा एक लाइन है ए से बी सी पर जो कि मीडियन है, ए डी मीडियन गिवन है, ठीक है, वो बाइसेक्ट करेगा पी क्यू पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ए डी है बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट आर, बाइसेक्ट मतलब बराबर, तो पी आर और क्यू आर की वैल्यू बराबर प्रूफ करनी है, ओके, बाइसेक्ट मतलब बराबर इसको कट कर रहा होगा। तो कैसे प्रूफ करना है देख लेते हैं। ओके, मीडियन दिया है तो यहाँ से एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि बी डी बराबर डी सी, ओके, क्योंकि मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे ट्राइंगल कैसे लेना देखिए, एक तो आप ट्राइंगल ले लीजिए ए पी आर और ये पूरा ट्राइंगल ए बी डी, इनको सिमिलर कर दीजिए। कैसे करेंगे, हमें ऑलरेडी दे रखा है कि जो ये लाइन थी पी क्यू इस बी सी के पैरेलल थी, ओके, पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल को करस्पॉन्डिंग बोल देते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ 1 और उसको देता हूँ 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 करस्पॉन्डिंग, अब आप ऐसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, तो एंगल पी ए आर बराबर एंगल बी ए डी, ओके, कॉमन, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल पी ए आर जो भी आपने लिया था सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी ए डी के, ओके। और हमें पता है अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो अब कौन सी साइड्स आपको चाहिए जो कंपेयर करनी है वही लेंगे, ओके। मैं आपको पहले एक आइडिया देता हूँ कि जब हम बीच वाली साइड इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तो बीच वाली साइड आएगी, इधर लेंगे तब भी बीच वाली साइड लेंगे, तो ये बीच वाली साइड कॉमन आएगी ना, तो इसको आपको लेना पड़ेगा पी आर का रेशियो ए डी के साथ, और बाकी जो बाइसेक्ट वाली बतानी है पी आर का रेशियो बी डी के साथ, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। यही काम अब आपको दूसरी साइड के ट्राइंगल्स के साथ करना है, इधर और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा ट्राइंगल ए आर क्यू और बड़ा ट्राइंगल है हमारा ए डी सी। और आप इसको पूरा नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हम ऐसी चीजें कर चुके हैं, तो आप लिखेंगे सिमिलरली आपका ट्राइंगल ए आर क्यू सिमिलर हो जाएगा ए डी सी के, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इधर से भी हम साइड्स ले लेंगे, कौन कौन सी, ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी बराबर जो दूसरी साइड थी हमारी, जैसे यहाँ पी आर अपॉन पी डी थी, इस बार हमारा जो कवर हो रहा है ये आर क्यू, क्योंकि हमें ये बाइसेक्ट वाला बताना है, तो आर क्यू अपॉन डी सी, ओके। सेकेंड, अब दोनों सेम है, कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा पी आर अपॉन बी डी बराबर आर क्यू अपॉन डी सी, ओके। अब स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट बताया था कि बी डी और डी सी बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसको मीडियन था तो ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो कंपेयर करेंगे तो पी आर सीधे सीधे बराबर जाएगा आर क्यू के, रीजन लिख दीजिएगा क्योंकि बी डी बराबर है डी सी के, तो ये इसको कट कर देगा, तो पी आर और आर क्यू बराबर आ गया, और यही हमको प्रूफ करना था। हैंस हमने बता दिया कि जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को भी, ठीक है, तो ए सी ए डी बाइसेक्ट पी क्यू ऑल्सो, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ओके। आप इसको बहुत ध्यान से करिए, बहुत आसान है, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो समझ के जाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है, अच्छा इसको देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 35, बाकी मैंने इसके सेक्शन ई को ऑलरेडी करा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 30 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से कोई पेडेस्टल है, उसके टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो है 30 डिग्री। एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड ऑन द पेडेस्टल, इसके ऊपर एक फ्लैग फ्लैग स्टाफ है, उस पर भी एंगल बन रहा है इसके टॉप पर, जो कि है 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है, ओके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, और हमें बतानी है इसकी डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस बतानी है। नाम रख देते हैं इस ट्राइंगल का, ये है हमारा ए पॉइंट, इसको बी मान लिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी। पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। कौन सा एंगल आ रहा है? 30, तो 10 30, सामने है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, एच अपॉन डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एच अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा √3 h। इक्वेशन मान लेते हैं 1, क्योंकि और वैल्यूज तो दे नहीं रखी है। अब आ जाता है बड़े वाले ट्राइंगल में, पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कवर करना होता है। ये हो जाएगा ए बी डी 1060। तो 1060 परपेंडिकुलर है ये h+5 या 5+h अपॉन डी। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो h+5 अपॉन डी। ओके, यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो √3 बराबर h+5 अपॉन √3h। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, h+5 यहाँ का माइनस हो गया, 3h माइनस h इक्वल टू 5, जो कि 2h इक्वल टू 5, h इक्वल टू 5.2, जो कि 2.5। तो जो हाइट आई है पेडिस्टल की आ गई 2.5। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब निकालनी थी डी की वैल्यू भी, तो यहाँ रख देते हैं, तो डी बराबर √3 इंटू 2.5, तो 2.5 √3 आ गया है। अब हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो रखनी पड़ेगी, तो 2.5 इंटू 1.73, आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1.73 इंटू 2.5, 4.325 मीटर आपका आंसर आ चुका है। ओके, ये थे आपके बचे हुए पार्ट, और बाकी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आपको वहाँ पे सॉल्व करने हैं, आप आराम से करिएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।